नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर फिर से आ रही है, हमें सभी को बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है फिर से बहुत ज़रूरी। तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आज अपने उन सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो कंपटीशन की तैयारियों में गंभीरता से लगे हुए हैं। मैं बिना इधर उधर की बात किए सीधे अपने उन उत्तर प्रदेश के मेरा फोकस उत्तर प्रदेश के उन तमाम छात्रों पर है जो आगामी कई परीक्षाओं को लेकर के गंभीरता से लगे हुए हैं। अभी जिन्होंने एसआई का एग्ज़ाम दिया है, जिनके मार्क्स जिन्होंने अभी उसमें 110 115 मार्क्स स्कोर किए हैं या उससे ज़्यादा स्कोर किए हैं। मैं कई अपने अभ्यर्थियों को जानता हूं जिनके मार्क्स 125 130 तक आए हैं। उन सभी को मेरी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश में इस समय आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये बस आगामी उस बदली में छुपे हुए सूरज की तरह है कि जिस प्रकार बदली आ जाने पर सूर्य देवता थोड़े समय के लिए छुप जाते हैं और पुनः बदली छट जाने पर अपने पूरे वेग से प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही आपका स्वर्णिम समय फिर से आने वाला है। एक नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, कभी भी अप्रैल में, और जितनी भी वैकेंसियां रुकी हुई हैं, क्योंकि अब ये सभी सरकारें समझ गई हैं कि अब बलगलाने से या छोटी मोटी बात करने से देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा इनकी बातों में पड़ने वाला नहीं है। ये सभी जानते हैं कि उनको प्रत्येक क्षेत्र में भर्तियां निकालनी होंगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने होंगे। क्योंकि हम सब युवा सिर्फ एक बात का ही समर्थन करते हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे यूपी में यूपी पेड के थ्रू तमाम आने वाली भर्तियों में जो प्रतीक्षारत युवा हैं वो हों, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू परीक्षाओं में कंपटीशन की तैयारी में बैठने वाले युवा हों, या बैंकिंग सर्विसेज में लगे हुए युवा हों। ये सभी युवा जानते हैं कि हम उसी सरकार को चुनेंगे या हम उसी सरकार को समर्थन करेंगे जो विद्यार्थी हित में काम करे। तो निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव किए हुए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी को राजनीति आएगी, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हमें उस तरफ ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ इस 3-4 महीने जो अभी हमारे पास हैं या जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं वो होंगी, उन परीक्षाओं के लिए हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तो मित्रों, मैं आज एक नई सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आज मैंने जो टॉपिक चुना है, और ये टॉपिक थोड़ा लंबा खींचेगा, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है, सस्पेंस में ख़त्म करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान इतना बृहद विषय है, ये आपके सामान्य अध्ययन में, व्यक्तिगत विषय में, पॉलिटिकल साइंस में, अभी इसी महीने के अंत में यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की वैकेंसी आने वाली है। तो उसकी परीक्षा भी संभवतः जुलाई अगस्त के आसपास संभावित है। तो अभी 6-7-8 महीने हमारे लिए उसके लिए भी हैं। तो अभी मैं चाहता हूं कि एक लंबी सीरीज चलाई जाए और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को एक नए ढंग से पढ़ा जाए। अभी इस बात को ब्रीफ करने के लिए मैं कोई किसी के हैंड रिटन नोट्स के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं 2 बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स मेरे पास हैं, मैं उन्हीं को आधार बनाकर आपसे चर्चा करूंगा। तो विद्यार्थियों, मैं प्रमाण स्वरूप आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास है ये भारतीय राजव्यवस्था, जो कि यम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखित पुस्तक है। यूपी की जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये पुस्तक एक मील का पत्थर है। तो इस पुस्तक को आधार बनाया है हमने, तथा तथ्यों के लिए भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कानून पब्लिकेशन की
एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। इस बुक में कानून पब्लिकेशन, इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं इसको बृहद अध्ययन के लिए। तो ये दो पुस्तकों को मैंने आधार बनाया है। इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से हम अपने पूरे भारतीय संविधान को कवर करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के विषय में, जब भी हम भारतीय संविधान को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो देखिए, भारतीय संविधान को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो भारतीय संविधान को कभी भी 26 जनवरी या 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान हमारे हाथ में आया, जिसमें 395 अनुच्छेद या अभी इससे संबंधित तमाम तथ्यों की हम चर्चा करेंगे, वो है, अथवा संविधान को समझने का एक तरीका है संवैधानिक इतिहास को पढ़ना। और ये संवैधानिक इतिहास 1773 से प्रारंभ होता है, जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट भारत में पारित हुआ। यानी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा भारत में या भारतीयों के लिए, या यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने जो सबसे पहला कानून भारत में लाया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद पिट्स का इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद 1793 का कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त आया। फिर एक नियमित समय अंतराल पर लगभग हर 10 वर्ष में, यानी 1803 में, 1813 में, 1823 में, 1833 में बहुत सारे कानून एक निश्चित समय अंतराल पर भारत में आए। और जो आधार तैयार हुआ वो भारतीय संविधान का एक बृहद आधार भारत में तैयार हुआ। उसकी एक बृहद संकलन हमें भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है उसका लगभग 75% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और ये वही भारत शासन अधिनियम 1935 है जिसकी आधारशिला उस 1773 से लगा करके तमाम कानूनी बदलावों में सम्मिलित की गई। तो इस सभी बृहद विषय को हम लोग बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे लेक्चर में। ये लेक्चर की सीरीज रहेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो ये वीडियो है ये 10 से 12 मिनट का मैं प्रत्येक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको इसे डाउनलोड करने में और इसे सब्सक्राइब करने में, इसको डाउनलोड करने में, इसको डाउनलोड करके इसके नोटिंग लेने में आपको परेशानी ना हो। तो मित्रों, मैं हूं गौतम दीक्षित और आप हमारे विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर आप हमें सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। मैं वादा करता हूं और दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आपको यहाँ पर इस साइट पर जो कुछ भी मिलेगा वो 100% खरा 24 कैरेट खरा सोना मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी मैं बोलूँगा या जो भी मैं तथ्य प्रस्तुत करूँगा वो किसी के कॉपी किए हुए नहीं है, वो पूर्णतः ओरिजिनल है। और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इन दो ऑथेंटिक पुस्तक से लिया गया सार होगा, या जो भी होगा मैं उसकी PDF बना करके आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, आज मैं एक ब्रीफिंग लेता हूँ कानून पब्लिकेशन की पुस्तक के द्वारा। इसमें कहा गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों को कवर किया गया है। अब ये संघ तथा जो राज्य क्षेत्रों का भारतीय संविधान का जो प्रथम भाग है, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। मैं प्रत्येक अनुच्छेद को शॉर्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषी विद्यार्थियों के लिए मैं एक साथ इस बात को लेके आ रहा हूँ कि जो हमारी जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। यानी हम इंग्लिश और हिंदी को मिला करके बोलेंगे भी और उसे समझेंगे भी। तो जो हमारा भाग प्रथम है, जिसे हम पार्ट फर्स्ट कहते हैं, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको अंग्रेजी में कहेंगे। हिंदी में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र होता है। इसमें 4 आर्टिकल्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल यानी हमारा जो प्रथम अनुच्छेद है वह है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। हम इसको भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ जो हमारा पहला भाग है उस पहले भाग में जो हमारे 4 आर्टिकल हैं, मैं चारों आर्टिकल पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ। दूसरा आर्टिकल है हमारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जब भी कोई नया राज्य का प्रवेश होता है या उसको स्थापित किया जाता है तो भारत के
भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम उस बात को रखते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें 2 का था जिसको रिपील कर दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। संविधान के प्रथम भाग के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जब भी कभी इस तरीके की कोई घटना होती है, किसी राज्य का नाम में बदलाव होता है, उसकी सीमाओं में बदलाव होता है, या कभी भी कोई किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र के नए राज्य का निर्माण होता है, तो अनुच्छेद 3 का सहारा लिया जाता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमाणविक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplement incidental and consequent matters। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा भारतीय संविधान का प्रथम भाग था। इस प्रथम भाग में 4 अनुच्छेद हैं। इन चारों अनुच्छेदों के विषय में क्योंकि पूरा पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अभी मैं जो सारांश है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा पढ़ने के बाद। ठीक है, मैं हूबहू नहीं पढ़ूंगा, उसका सारांश आपके साथ डिस्कस करूंगा। भाग 2 में जैसे कई बार प्रश्न जीके में पूछा जाता है कि संविधान के भाग प्रथम में क्या है, तो संविधान के भाग प्रथम में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। सीधी सी बात है, 1 नंबर का सीधा प्रश्न है। संविधान के भाग प्रथम में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता के विषय में संविधान में अनुच्छेद 5 से लगा करके संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, फिर से बोलूंगा, संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उपबंध किए गए हैं और इसमें अनुच्छेद संख्या 5 से अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेद भाग 2 में है। भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगाकर और अनुच्छेद 34 तक, इवन 35 भी हम कहेंगे, अनुच्छेद 35 तक भाग 3 का पार्ट है। और भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। इसमें हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, तथा इसमें मैं आपको बता दूं हमारे जो अधिकार हैं वो समता का अधिकार है, एक हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तथा कुछ विधियों की बयावृत्ति है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे पास है। यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार कभी हमारा संवैधानिक मूल अधिकार हुआ करता था, जिसको अब यहाँ से हटा दिया गया है। इसको संविधान में अनुच्छेद 300 के क में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा संविधान का भाग 3 है, पूछा जाता है कि संविधान के भाग 3 में क्या है, तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। और ये हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं? पहला एक समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार है, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। इन 6 मूल अधिकारों की हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद संविधान का भाग 4 भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि संविधान के भाग 4 में क्या है, तो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को व्यक्त करता है, और ये जो कि आयरलैंड से लिए गए थे। संविधान का जो भाग 4 है ये अनुच्छेद 36 से लगाकर और अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भाग 4 है, और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, यहां पर मैं बस थोड़ी सी बात और जोड़ूंगा। संविधान का 4 का भी है, यानी भाग 4 का जिसमें मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ मूल कर्तव्य 11 है। 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रहे। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा और कर दूं। जो कानून पब्लिकेशन की बुक है, इसमें पेज नंबर 31 पर संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में बताया गया है।
जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, तो ये मूल कर्तव्य हैं हमारे, जो मूल कर्तव्य 11 हैं। और देखिए इसमें सभी मूल कर्तव्यों को लिखा गया है का से लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मूल कर्तव्य हैं। ये मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व के पार्ट नहीं है, लेकिन संविधान के भाग 4 का हिस्सा है। ठीक है मित्रों, अभी मैं प्रथम वीडियो में सिर्फ इतना ही ओवरव्यू कवर करूंगा, अनुच्छेद 51 का तक, क्योंकि उसके बाद भाग 5 शुरू होता है जिसमें संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तथा अगले वीडियो में मैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के विषय में भी आपसे चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, और मेरे द्वारा ये किया जा रहा प्रयास आपको अत्यधिक पसंद आएगा, इवन मेरा ये पूर्ण विश्वास है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा मेरा चैनल विद्यार्थी स्टडी पॉइंट इसे सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।